हेलो एवरीवन। तो स्वागत है पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास की फिजिक्स से चैप्टर वाइज सभी का रिवीजन। यानी चैप्टर वाइज हम यहां पर रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास से। यहां पर सीरीज को बनाने का मकसद जो था वो ये था कि क्योंकि राजस्थान बोर्ड के ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके वस्तुनिष्ठ जो पर्सन है उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। 18 क्वेश्चन आपके वस्तुनिष्ठ होने वाले हैं। फिल इन द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चन है यानी रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन है उनकी संख्या आपके 10 रहने वाली है। अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वाले जो हैं वो आपके 10 रहने वाले हैं। 1.5 नंबर वाले जो क्वेश्चन है उनमें आपके न्यूमेरिकल प्लस में कुछ डेरिवेशन और साथ में 1.5 नंबर वाले में परिभाषाएं भी शामिल रहने वाली हैं। आपके जो 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे उनमें भी आपके नंबरों का डिवाइडेशन किया हुआ है, तो वहां पर भी आपके पार्ट बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम पूरे चैप्टर का एक साथ सारांश ज्ञात कर लें, पॉइंटों को सही तरीके से समझ लें, तो अपने पास में छोटे छोटे जो पार्ट बन जाते हैं उनके द्वारा हम अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपके कंपटीशन वगैरह होता है वहां पर भी आपके सारांश से ही सब कुछ क्लियर होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं वो अब आपके यहां पर क्लियर हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो सीरीज है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए, चाहे वो आपके रीट में अगर इस चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक बनता है तो वहां पर भी काफी उपयोगी होगी, और 12th क्लास के लिए तो उपयोगी है ही है, क्योंकि हमारे पास पूरा जो 56 नंबर का पेपर होगा अगर आप उसकी कैलकुलेशन सही तरीके से करें, उसका ब्लूप्रिंट देखें, तो वहां पर अधिकतर जो भाग हमारे पास में है वो छोटे छोटे क्वेश्चनों का ही है। यानी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित ही पूरा चैप्टर होगा। बड़े क्वेश्चन जो है उनकी मात्रा कम रहने वाली है। तो इस हिसाब से ये जो आपके सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो हमारे पास में ये जो चैप्टर है इसका थोड़ा सा हम जान लें। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है वो आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से 4 नंबर का है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 2 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। हाफ मार्क्स के 2 क्वेश्चन रहेंगे, इसका मतलब 1 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से प्राप्त हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में से बनेगा, यानी एक क्वेश्चन आपके फिल इन द ब्लैंक्स में से, और वो भी आपके हाफ मार्क्स का। तो ये हाफ मार्क्स के 2 हो गए, एक हाफ मार्क्स का ये हो गया। इसका मतलब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे, ये भी आपके शॉर्ट है, और सारांश से सभी शॉर्ट क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे इस सीरीज के द्वारा। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट ये सीरीज आपके होने वाली है। एक क्वेश्चन जो है वो वेरी शॉर्ट आंसर वाला आपका रहने वाला है, 1 नंबर का ये बन जाता है, और 1.5 नंबर का इसमें न्यूमेरिकल बनेगा। और न्यूमेरिकल आपका कब होगा, जब आपको फॉर्मूले ध्यान में होंगे, तो फॉर्मूले भी हम यहां पर साथ में लेने वाले हैं, और साथ में न्यूमेरिकल के जो सूत्र हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, वहां पर भी आप चाहो तो उनको नोट कर सकते हो। बाकी हम यहां पर साथ में लेने वाले ही हैं। इसका मतलब यहां चैप्टर नंबर 1 में 2 क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गए, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया, और ये भी इसी सारांश से कंप्लीट होने वाला है। कहने का मतलब ये 4 नंबर जो है इस सारांश से आपको मिल जाएंगे। और इसमें भी अगर न्यूमेरिकल को छोड़ दिया जाए तो ये 2, 3 और 4, ये 4 क्वेश्चन तो इस सीरीज से ही आपको मिलने वाले हैं। क्लियर है? तो हमारे पास में 4 नंबर का ये चैप्टर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आपकी चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर सेकंड आता है, और 4 नंबर का ये और 3 नंबर का आपका चैप्टर नंबर सेकंड है। इसका मतलब 7 नंबर की आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है। इसका मतलब फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें स्थिर आवेशों से संबंधित कंप्लीट अध्ययन किया जाता है वो आपके स्थिर वैद्युतिकी या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है। परिभाषा हम जानते हैं इसकी। और यदि गतिमान आवेशों का अध्ययन करना हो तो फिजिक्स की जो ब्रांच है उसे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स कहते हैं, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 3 से प्रारंभ होने वाली है। तो यहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला टॉपिक ले लेते हैं विद्युत आवेश, कि विद्युत आवेश होता क्या है। टॉपिक आप डाल लीजिए विद्युत आवेश। बिल्कुल बेसिक से हम यहां पर सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत हो ही नहीं। तो यहां पर हमारे पास में है विद्युत आवेश का मतलब होता क्या है।
तो विद्युत आवेश का मतलब हमारे पास में यह है कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ या वस्तु का वह मूलभूत गुणधर्म होता है जिसके कारण वह विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है। कहने का मतलब आवेश जो है वो किसी वस्तु का खुद का एक गुण है जो कि उसके अंदर ही होता है, बाहर से अर्जित नहीं करता है, खुद के अंदर होता है। इस गुण को बोला जाता है मूलभूत गुणधर्म। तो यहां पर फिर यदि कोई प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे हमने इस चैप्टर में घर्षण वाली प्रक्रिया को अपनाया था, घर्षण की प्रक्रिया अपनाने के बाद वह गुणधर्म जो होता है वह एक्टिव हो जाता है और वह वस्तु जो है वह अलग प्रकार का व्यवहार करने लग जाती है। कहने का मतलब यह था कि उसके बाद यानी वस्तुओं को रगड़ने के बाद वे वस्तुएं या तो आकर्षित होने लग जाती हैं या प्रतिकर्षित होने लग जाती हैं। और आकर्षण और प्रतिकर्षण आपके किसकी वजह से लगता है? क्योंकि उनके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, उस क्षेत्र की वजह से आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगता है। अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यदि आवेश नियत वेग से गतिमान होगा तो उसके चारों तरफ विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होते हैं, जो इसके गुणधर्मों में आगे हम जानने वाले हैं। इसका मतलब आवेश किसी वस्तु का एक ऐसा मूलभूत गुणधर्म है जो कि अपने चारों तरफ ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है या उसका प्रभाव उत्पन्न करता है या पहले से मौजूद उस क्षेत्र का अनुभव करता है। यह है विद्युत आवेश की परिभाषा। नोट कर लेते हैं हम यहां पर इसकी परिभाषा को। यहां पर अगर आवेश स्थिर अवस्था में है तो आप यहां पर वैद्युत शब्द का यूज कर सकते हैं, और अगर आवेश गतिमान हो तो वहां पर विद्युत शब्द लगा सकते हैं। बाकी दोनों का अर्थ सेम ही होता है। हमने यहां पर विद्युत ही यूज कर लिया है, वैसे गलत कुछ भी नहीं है। यहां पर बस एनसीईआरटी की बुक में आपके वैद्युत लिखा हुआ है, बाकी आप इसको विद्युत भी कह सकते हैं। परिभाषा है हमारे पास, यहां पर परिभाषा हो गई, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या इनका अनुभव करता है। वह गुण क्या कहलाएगा? विद्युत आवेश कहलाता है। या आप इसकी परिभाषा दूसरी भी दे सकते हैं कि विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसके कारण वह पदार्थ सामान्य से अलग प्रकार का व्यवहार करने लग जाता है। और सामान्य से अलग का मतलब है कि जैसे मार कर लिया और यदि हम इसको मिट्टी के कणों के पास ले जाते हैं तो मिट्टी इसकी चिपकती नहीं है, नॉर्मल अवस्था में नहीं हुआ। अगर अब हम इसको रगड़ते हैं तो रगड़ने के बाद अगर हम इसको मिट्टी के कणों के पास ले जाएंगे, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाएंगे, टच नहीं करवाएंगे, पास में ले जाएंगे तो वो कण इसके चिपक जाते हैं। तो ये अलग प्रकार का व्यवहार करने लग गया। इस पदार्थ में वो गुण था, हमने घर्षण की प्रक्रिया अपनाई और वो गुण एक्टिव हो गया और ये अलग प्रकार का व्यवहार करने लग गया। और ये अलग प्रकार का व्यवहार क्यों किया? क्योंकि इसके चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न हो चुका था। कौन सा? विद्युत क्षेत्र। और इस क्षेत्र की वजह से वहां पर आकर्षण बल लगना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट में अब हम यहां पर जानेंगे कि ये जो वैद्युत आवेश का जो गुण है किसी पदार्थ में, ये कितने प्रकार का? दो प्रकार का, जो कि अभी आपको बताया कि यहां पर या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसे लगेगा, क्यों लगेगा, इसका पूरा एक वीडियो बना हुआ है। यानी आवेश कितने प्रकार का होता है इसका पूरा एक वीडियो बना हुआ है, प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 1 की, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। पूर्ण रूप से विस्तार से उसको समझाया हुआ है। तो नेक्स्ट आप यहां पर लिख लीजिए एरो डाल के, विद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। कौन कौन सी? धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश व ऋणात्मक आवेश। दो प्रकार के आवेश होते हैं। प्रकार दो होते हैं ये बताया था वैज्ञानिक डोफे ने, और नामकरण किया था वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। अब हमारे पास ये है कि आवेश दो प्रकार का होता है, उन्हें विभेद करना है कि किस पे पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो विभेद करने का जो गुण होता है उसे बोला जाता है ध्रुवता यानी पोलैरिटी। तो नेक्स्ट लाइन में आप यहां पर लिख लीजिए, वह गुण जो दो प्रकार के आवेशों में भेद करता है यानी इनको विभेदित कर देता है, ध्रुवता कहलाता है। ध्रुवता कहलाता है, पोलैरिटी
कहलाता है। यह है गुण जिसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर हम समझ पाते हैं। अब बढ़ते हैं इसके आगे, और अब हमारे पास यहां जो प्राप्त हुआ है कि आवेश दो प्रकार का होता है, यानी ये जो पदार्थ है वो दो प्रकार का व्यवहार करता है, या तो वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। उसके बारे में भी हम यहां पर पूरा समझने वाले हैं। तो यहां पर जैसे ही उसके ऊपर आकर्षण और प्रतिकर्षण वाला प्रभाव होता है, इसका मतलब वो वस्तु आवेशित हो चुकी है। तो कोई भी वस्तु आवेशित जो हो रही है, जिस पर आवेश वाला गुण क्रिएट हो चुका है, वो किसकी वजह से होता है? तो उसका कारण जो है वो है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कण। यानी विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु के आवेशित होने में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कण का योगदान होता है। किसी भी पदार्थ में अनेकों परमाणु होते हैं और उन परमाणु की जो संरचना है वो हम जानते हैं। उसके तीन मूलभूत कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो उसके नाभिक के अंदर होते हैं। नाभिकीय बल प्रबल होता है, इस वजह से वो दोनों तो बाहर आ ही नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षाओं में रहता है। नाभिक के नजदीक वाली कक्षा में नाभिक का आकर्षण ज्यादा, जबकि अंतिम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है? कम होता है। तो अब हमारे पास किसी प्रक्रिया के द्वारा अगर उस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलकर दूसरी वस्तु पर पहुंच जाता है। हम यहां पर वस्तु की बात कर रहे हैं क्योंकि वहां पर एक परमाणु की बात करेंगे तो वह वस्तु अनेक परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है, तो वस्तु भी जो है उन परमाणु की तरह ही व्यवहार करेगी। तो यहां पर जब एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन उस वस्तु को छोड़कर दूसरी वस्तु पर चला जाता है। जैसे अभी हमने यहां पर क्या जाना था, मार्कर को बालों से रगड़ा था, तो यहां पर बालों से इलेक्ट्रॉन निकलकर पेन पर चले जाते हैं। प्रारंभ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक परमाणु में बराबर होती है। प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। दोनों की मात्रा बराबर होती है। इस वजह से एक परमाणु जो है वो पूर्ण रूप से विद्युत का क्या होता है? उदासीन, क्योंकि जितना धनावेश उसके अंदर है उतना ही ऋणावेश उसके अंदर मौजूद है इलेक्ट्रॉनों की वजह से। तो सामान्य अवस्था में एक परमाणु क्या हुआ? विद्युत का उदासीन हुआ। यहां तक हम जानते हैं, नई बात कुछ भी नहीं है। फिर किसी प्रक्रिया के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकला उसमें एक इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हुई। इसका मतलब उस वस्तु में प्रोटॉनों की मात्रा तो है ज्यादा और इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम हो गई। इसका मतलब जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं उसमें धनावेश वाला प्रभाव ज्यादा है और ऋणावेश वाला प्रभाव कम है। इसका मतलब वो वस्तु धनावेशित हो चुकी है, उस पर धनावेश आ चुका है। इलेक्ट्रॉन जिस वस्तु पर पहुंचा वहां पर शुरू में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी बराबर, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गया तो उस वाली वस्तु में इलेक्ट्रॉन तो हो गए ज्यादा और प्रोटॉन हो गए कम। इसका मतलब जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन वाला प्रभाव ज्यादा, यानी ऋणावेश वाला प्रभाव ज्यादा होगा और धनावेश वाला कम। इसका मतलब जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होगी प्रोटॉनों से, वह वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। यही सब कुछ अब हम यहां पर लिख लेते हैं। क्या समझ में आया कि कोई भी वस्तु आवेशित कब होती है? जब उस वस्तु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो जाती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होने पर वस्तु विद्युत की उदासीन होगी। यदि उनमें किसी भी तरीके से अंतर आ जाता है, चाहे तो प्रोटॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन कम, तो वस्तु आवेशित होगी। इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम तो वस्तु आवेशित होगी। अब हम इसको कर लेते हैं नोट कि कोई भी वस्तु आवेशित होती किस कारण से? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कारण। नोट करते जाइए अब आप यहां से। विद्युत आवेश के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु के आवेशित होने में केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से ही कोई वस्तु आवेशित होती है। नेक्स्ट अभी हमने यहां पर जाना कि सामान्य अवस्था में
जो आपको अभी बताया वो सब कुछ हम यहां पर नोट करते जाते हैं। सामान्य अवस्था में परमाणु, चाहो तो आप वस्तु भी यूज कर सकते हो, क्योंकि पूरी वस्तु जो है अनेक एक जैसे परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है। सामान्य अवस्था में परमाणु विद्युत उदासीन होता है। कारण आपको पता है, क्योंकि मान लीजिए कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है Ne और प्रोटॉनों की संख्या है Np, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर। सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन पर जितना ऋणावेश उतना ही प्रोटॉन पर धनावेश, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। कोई नई बात नहीं है, आपको याद होगा। जब ये कंडीशन बन रही है तो वस्तु पर नेट आवेश शून्य होगा और वस्तु विद्युत उदासीन होती है। यदि किसी प्रक्रिया के द्वारा यदि Ne आपके बड़ा हो जाता है और Np छोटा, कहने का मतलब इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या कम है, तो वस्तु आवेशित हो जाएगी। यदि इनकी संख्या ज्यादा है, इनकी संख्या कम, तो भी वस्तु आवेशित हो जाएगी। अब हम इसको यहां पर नोट कर लेते हैं। यदि Ne ग्रेटर देन Np है, कमेंट्स में बताइए वस्तु पर कैसा आवेश आएगा, भी आपको समझाया भी है। यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा है, इसका मतलब ऋणावेश वाली मात्रा ज्यादा है और धनावेश वाली मात्रा कम है, तो वस्तु पर आवेश जो है वो कैसा आएगा, ऋणावेश आएगा। कैसा आवेश होगा, ऋणावेश। अब आप यहां पर थोड़ा सा और देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, सिर्फ एक वस्तु से निकलेगा दूसरे पे पहुंचेगा। एक पहुंचेगा ज्यादा, वो उस परिस्थिति के एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा या ज्यादा, वो उस परिस्थिति पे निर्भर करता है, लेकिन कम से कम एक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉन एक द्रव्य कण होता है और इलेक्ट्रॉन का खुद का द्रव्यमान है 9.1 गुणा 10⁻31 kg। तो जब एक कम से कम इलेक्ट्रॉन जब दूसरी वस्तु पर पहुंचेगा तो इस वस्तु के द्रव्यमान में भी कमी होगी या नहीं होगी, बताइए बिल्कुल कमेंट्स में। ये हमारे पास मार्कर है, यहां से उठ के इधर चला गया, तो यहां पर जो बैलेंस बना हुआ था द्रव्यमान का वो कम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जाने वाला खुद एक द्रव्य कण है। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसके द्रव्यमान में कमी होगी पक्का, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे, जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वहां पर द्रव्य की मात्रा बढ़ेगी, इसका मतलब वहां पर द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि। कितनी वृद्धि, कितनी कमी, जितने इलेक्ट्रॉन निकले हैं उतने द्रव्यमान की कमी और जितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर के द्रव्यमान की वृद्धि। तो यदि वस्तु पर ऋणावेश आया तो वहां उस वस्तु के द्रव्यमान में क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर है। नेक्स्ट में हम यहां पर लिख देते हैं, यदि Ne लेस देन Np, अब हमारे पास प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, यानी धनावेश वाली मात्रा ज्यादा है और ऋणावेश वाली मात्रा कम है, तो वस्तु पर धनावेश आ जाएगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं ना, इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकले उतने ही द्रव्यमान की कमी भी हुई है, इसका मतलब धनावेश वाली वस्तु पर उसके द्रव्यमान में क्या होगी, कमी। और आवेशित होने का सिर्फ और सिर्फ कारण यह है Ne इज नॉट इक्वल टू Np। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर बराबर नहीं है तो समझ जाइए कि वह वस्तु आवेशित है। तो यह था हमारे पास किसी भी वस्तु के आवेशित होने का कारण। समझ में आया अथवा नहीं। यहां से एक चीज और समझ में आ रही है हमें कि जैसे हमने ये मार्कर लिया है तो इस मार्कर पे शुरू में कोई भी आवेश नहीं है, सामान्य अवस्था में कोई आवेश नहीं है, फर्स्ट वाली लाइन के अनुसार। जब इसके ऊपर प्रक्रिया अपनाई तो अब ये वस्तु आवेशित हो गई। इस पर आवेश आके तभी आया जब ये वस्तु मौजूद थी, अगर वस्तु ही नहीं होती तो क्या इस पे कोई आवेश होता। अब हमारे पास जब इसको हमने प्रारंभ में लिया तो वस्तु थी लेकिन इस पर आवेश नहीं था, जब प्रक्रिया अपनाई तो आवेश आ गया। इसका मतलब आवेश का होना नहीं होना सिर्फ किस पर डिपेंड है, वस्तु के द्रव्यमान पर डिपेंड है। सीधा सा अर्थ यह हुआ कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध होता है, यानी बाउंडेड होता है, उसे संबद्ध होता है, लेकिन द्रव्यमान आवेश से संबद्ध नहीं होता है। तो नेक्स्ट लाइन में हम यही लिख देते हैं कि द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है, या हम ये कह सकते हैं
कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध रहता है, यानी आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है, लेकिन द्रव्यमान के बिना आवेश का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे फोटोन है या जो न्यूट्रिनो कण है, उनका विराम द्रव्यमान 0 है, तो इसका मतलब उन पर आवेश भी नहीं होता है। नेक्स्ट में अब हम यहां पर ये जानने वाले हैं कि किसी भी वस्तु में ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अंतर आया है, जिसकी वजह से वस्तु आवेशित हुई है, तो आवेशित होने की ये जो प्रक्रिया होती है या ये जो घटना हुई है, इसको बोलते हैं आवेशन। आवेशन यानी चार्जिंग। तो किसी भी वस्तु को हम आवेशित जो है वो कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट अब अपने पास ये है आवेशन की विधियां। फिलहाल आप इसको यहां तक कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं आवेशन की विधियां। तो नेक्स्ट टॉपिक अब आप यहां पर डाल लीजिए आवेशन की विधियां। प्यारे बच्चों, जितना टॉपिक आज अपना कंप्लीट होगा, यदि कूलाम के नियम तक हम पहुंचते हैं तो उसको कंप्लीट करेंगे, अन्यथा उससे पहले तक का कंप्लीट मटेरियल आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। नेक्स्ट में है आवेशन की विधियां, मेथड ऑफ चार्जिंग। आवेशन किसे कहते हैं? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया। आवेशन क्या है? किसी वस्तु को आवेशित करना आवेशन कहलाता है, या आवेशित करने की प्रक्रिया। इसकी जो है मेन 2 विधियां हैं, एक है संपर्क द्वारा आवेशन और दूसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। फर्स्ट है संपर्क द्वारा आवेशन। संपर्क द्वारा आवेशन का मतलब है कि एक आवेशित और एक अनावेशित वस्तुओं को आपस में स्पर्श कराया जाता है इसमें। और दूसरी जो विधि है वो है प्रेरण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन में आवेशित और अनावेशित वस्तुओं को स्पर्श कराने की आवश्यकता नहीं होती है, बिना स्पर्श किए ही अनावेशित वस्तु आवेशित हो जाती है। और अब हमारे पास में सिलेबस में यह प्रेरण द्वारा आवेशन का जो टॉपिक है वो नहीं है फिलहाल, लेकिन फिर भी हम इसकी थोड़ी सी प्रक्रिया को जानेंगे कि यह प्रोसेस होता कैसे है। संपर्क द्वारा आवेशन जो है यह 2 प्रकार का होता है। एक हमारे पास में है घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। और इस चैप्टर में सबसे ज्यादा हमने इसी विधि का उपयोग किया है। अभी मार्कर को बालों से जो रगड़ने की प्रक्रिया थी वो यही थी, और इसी के द्वारा मार्कर और बालों पर आवेश प्राप्त हो रहा था। दूसरी विधि हमारे पास में है चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन, चालन द्वारा आवेशन। ये हमारे पास में दूसरी विधि है। तो एक तरह से हमारे पास 3 विधियां होगी, घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। मैन अपने पास 2 ही हैं, क्योंकि इन दोनों में वस्तुओं को स्पर्श कराना आवश्यक होता है, बिना स्पर्श के काम नहीं करेगी, इस कारण से दोनों को एक पार्ट में डाल दिया गया है। और ये अपने पास में अब सिलेबस में है नहीं। यहां पर हम फर्स्ट को ले लेते हैं, यानी घर्षण द्वारा को। यहां पर मैं इसको डाल देता हूं, पॉइंट डाल देता हूं, घर्षण द्वारा आवेशन, घर्षण द्वारा आवेशन। इस विधि में आपको याद आ चुका होगा कि जब 2 विद्युत रोधी वस्तुओं को परस्पर रगड़ा जाता है तो कुछ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरित होने के कारण वो वस्तुएं अल्प आवेशित हो जाती हैं, अल्प विद्युन्मय हो जाती हैं। इस घटना को हम घर्षण विद्युत भी कहते हैं। यहां पर इस प्रक्रिया से हमें एक बात और समझ में आ रही है कि यहां पर दोनों ही वस्तुओं पर आवेश वाला गुण लागू हो जाता है, यानी वह गुण एक्टिव हो जाता है। बालों पर भी आवेश आया और मार्कर पर भी। समझ में आ गई बात? यहां पर बालों से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और मार्कर पर पहुंचते हैं या प्लास्टिक पर पहुंचते हैं। तो इसका मतलब बाल हो गए पॉजिटिव
और मार्कर हो गया आपके नेगेटिव वाला। समझ में आ गई बात। दूसरा एक और यहां से समझ में आ रहा है कि जितने इलेक्ट्रॉन बालों से निकलते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन आपके मार्कर पर पहुंचते हैं। इसका मतलब जितना धनावेश यहां पर होगा उतना ही ऋणावेश आपको प्राप्त होने वाला है। बस प्रकृति क्या होगी, अलग अलग, एक पर धनावेश की प्रकृति और एक पर ऋणावेश की प्रकृति। सब कुछ लिख लेते हैं अब हम यहां पर। और इसमें हमें क्या समझ में आया, दोनों वस्तुओं पर आवेश परिमाण में समान, मतलब मात्रा में क्या है, बराबर है, परिमाण में समान व विपरीत प्रकृति का होता है। और दोनों वस्तुएं ही आवेशित होती हैं। एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कांच की छड़ को अगर रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धनावेश आता है और रेशम के कपड़े पर ऋणावेश। अगर ये वाला जोड़ा हम लेते हैं तो रेशम का कपड़ा, बाकी काफी एग्जाम्पल हमने यहां पर लिए हैं, वीडियो बना हुआ है, लिंक आपके पास में डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का। ये हमारे पास में घर्षण के द्वारा पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट अब यहां पर ले लेते हैं चालन द्वारा आवेशन। चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन, इसको हम थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। जो हमने यहां पर चैप्टर में किया था कि हमारे पास में एक चालक वस्तु ली, जैसे चालक गोला ले लिया, कुछ चालक स्टैंड पर रख दिया ताकि इसका आवेश पृथ्वी में नहीं जा पाए। एक हमने लिया अनावेशित चालक, इसको भी हमने कुछ चालक स्टैंड पर रख दिया क्योंकि जब बाद में ये आवेशित होगा तो इसका आवेश पृथ्वी में नहीं जा पाए। ये हमारे पास आवेशित है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 प्लस के साइन मैंने इसके ऊपर बना दिए। इसका मतलब ये धनावेशित गोला है। इसका मतलब इसमें से पहले से ही इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं। समझ में आ गई बात। जिस पर धनावेश होगा इसका मतलब उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर तो है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन तो है कम और प्रोटॉन है ज्यादा। अब कुछ दूरी पर ये रखे हुए हैं, फिर जब इन दोनों को स्पर्श कराते हैं, इसमें भी क्या हुआ, जब रगड़ा जाता है दोनों को तो रगड़ेंगे तो यहां पर क्या कराना पड़ेगा, स्पर्श करवाना पड़ेगा। इस कारण से तो संपर्क वाली विधि इनको बोला जाता है। जब इनको स्पर्श करवाया जाता है तो ये आवेश जो है वो इसकी सतह पर आएगा और चूंकि ये भी चालक है तो इसकी सतह पर वो फैल जाएगा, यानी दूसरे चालक के गोले पर भी वो फैल जाएगा। ठीक है, जब ये इसके ऊपर आएगा और अब हम इसको कर देते हैं अलग जैसे ही किया तो इसका मतलब इस पर जो आवेश था वो इस पर रह गया और इस वाला आवेश इस पर रह गया। तो हमारे पास यहां पर आवेश का एक तरह से क्या हो गया, बंटवारा हो गया। तो 4 प्लस इस पे आ जाते हैं, 4 प्लस इस पे रह जाते हैं। ये हमारे पास हो गया इस चालन वाली प्रक्रिया में। शुरू में तो इस पे कोई प्लस नहीं था, अब इस पे 4 प्लस हो गए। इस पे कितने थे, 8 थे, कितने रह गए, 4। कुछ समझ में आया। चालन वाली विधि में आवेशित वस्तु के आवेश में सदैव क्या होती है, कमी होती है। दूसरा ये भी समझ में आया, अनावेशित वस्तु पर जो आवेश है वो आवेशित वस्तु के समान प्रकृति का आता है। अगर ये नेगेटिव चार्ज से आवेशित होती तो इस पे नेगेटिव आता। प्रक्रिया के बाद में दोनों पर आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। एक पॉइंट हमने यहां पर चालन वाले का ही लिया था आवेश के प्रकार को समझने के लिए कि सरकंडे की गोलियों की हमने कांच की छड़ को टच करवाया था। तो कांच की छड़ आवेशित थी, सरकंडे की गोली अनावेशित थी। लेकिन सरकंडे की गोली कुचालक थी, तो जिस जगह पे टच किया था ना, आवेश सिर्फ वहीं पर था, क्योंकि किसी कुचालक को दिया गया आवेश वहीं पर रहता है जहां पर उसको दिया जाता है। लेकिन चालक में आवेश का प्रवाह होता है तो वह उसकी सतह पर फैल जाता है। तो परिभाषा क्या हुई इसके अनुसार, किसी आवेशित वस्तु द्वारा स्पर्श कराकर किसी अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चालन द्वारा आवेशन। यह हो गई इसकी परिभाषा। इस विधि में आवेशित वस्तु के आवेश में सदैव होती है कमी, यह भी नोट करेंगे। इस विधि में अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश प्राप्त होता है। इस विधि में
चालन प्रक्रिया के बाद में दोनों वस्तुओं पर आवेश की मात्रा क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। ये अब हम यहां पर नोट कर लेते हैं। इसके अनुसार किसी आवेशित वस्तु द्वारा स्पर्श द्वारा अनावेशित वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। पूरा कंप्लीट कर लेना आप यहां पर, चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ये अपने पास में चालन द्वारा आवेशन तक का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। इसके जो सारांश हैं उनको करते हैं अब हम आगे नोट। यहां तक फिलहाल आप इसको कर लीजिए नोट, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। चालन विधि द्वारा जो सारांश हमें मिले हैं उनको हम यहां पर नोट कर लेते हैं अब यहां पर, जिसके अनुसार हमारे पास में क्या था कि इस विधि में आप यहां पर डायरेक्ट नोट करते जाइए। इस विधि में घर्षण वाली प्रक्रिया में दोनों वस्तुएं जो थी अनावेशित थी। शुरू में घर्षण करवाया गया तो दोनों पर आवेश आया, विपरीत प्रकृति का आया और समान मात्रा में आया। यहां पर इस प्रक्रिया में एक आवेशित है और एक अनावेशित है। स्पर्श करवाया, एक से आवेश दूसरे पे पहुंच गया, दूसरे पे आवेश बढ़ा और पहले वाले के आवेश में क्या हुई, कमी। क्लियर यहां तक? इस प्रक्रिया में हमारे को थोड़ा यह भी समझ में आ रहा है कि आवेशित वस्तु पर शुरू में कितने प्लस बने हुए थे, 8। दूसरी वस्तु पर कितने थे, 0। दोनों की बात करें तो टोटल कितना हुआ, 8। प्रक्रिया के बाद में 4 इस पे 4 इस पे, टोटल कितना, 8। यानी प्रक्रिया से पहले 8 इलेक्ट्रॉनों की कमी थी पूरे निकाय पे, और प्रक्रिया के बाद भी दोनों के पूरे निकाय पर कितने की कमी है, 8 इलेक्ट्रॉनों की ही कमी है। इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण नियम। यानी इस पूरी प्रक्रिया में न तो कोई आवेश नया आया, नहीं आवेश कम हुआ, बस एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का क्या हुआ, स्थानांतरण हुआ। इसे ही बोलते हैं आवेश संरक्षण नियम। और ये आवेश का एक गुण है कि आवेश एक संरक्षित राशि है। इसको हम गुणधर्म में अध्ययन करेंगे अलग से। यह अपने पास में चालन द्वारा आवेशन कंप्लीट हो चुका है। प्रेरण द्वारा आवेशन, उसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो माइंड में रहे हमारे पास में। प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा आवेशन, इस विधि में आवेशित वस्तु द्वारा स्पर्श किए बिना अनावेशित वस्तु पर आवेश उत्पन्न किया जाता है। वैसे अभी हमने क्या बोला कि आवेश उत्पन्न नहीं होता है, पूरी निकाय की बात हो रही है। बस एक जगह से दूसरे में ट्रांसफर तो हो जाएगा, ये उसी के अंदर से उत्पन्न होगा, बाहर से कहीं से नहीं आएगा। प्रक्रिया को अभी हम यहां पर समझेंगे। इस विधि में एक आवेशित वस्तु द्वारा स्पर्श किए बिना अनावेशित वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश, प्रक्रिया नहीं है प्रकृति, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है। कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर हमने लिया एक अनावेशित चालक गोला, ठीक है, यहां पर इसको कुछ अलग स्टैंड पर रख दिया। अब हमने कोई आवेशित कांच की छड़ ली है और इस छड़ को हम इसके पास में लेकर जाते हैं। तो प्रेरण की वजह से इसके अंदर जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज विद्यमान है ना, वो इसके आकर्षण की वजह से नेगेटिव तो आ जाएगा इस साइड में, और पॉजिटिव जो है इसके प्रतिकर्षण की वजह से चला जाएगा इस साइड में। 4 - 4 प्लस, बैलेंस बराबर है इसका। वस्तु क्या है, अनावेशित है। जब इसको पास में लेके गए तो इसके धनावेश के आकर्षण की वजह से इसके नेगेटिव वाले इधर आ गए
और प्लस वाले प्रतिकर्षण की वजह से दूसरी सतह पे चले गए। नेक्स्ट में क्या होता है कि इसको हम कर देते हैं ग्राउंडेड यानी भूसंपर्कित। इस वजह से पृथ्वी के साथ जब इसका साझा हुआ तो ये धनावेश जो है पृथ्वी में जा चुका है, बैलेंस बन चुका है। अब हमने नेक्स्ट में क्या किया, इस ग्राउंडेड को हटा दिया, ये लीजिए कनेक्शन इसका हट गया, इसका मतलब इस सतह पर धनावेश था वो खत्म हो चुका है। अभी हमने इस छड़ को हटाया नहीं है, अब हम इस छड़ को भी हटा देते हैं। तो जैसे इस छड़ को हटाया तो हटाते समय देखिए 4 प्लस बने हुए हैं ना, तो हटाने के बाद भी 4 ही रहेंगे, यानी इस आवेशित वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जितना आवेश शुरू में था उतना ही वापस लेके गया ये। जैसे अब इसको हटाया तो ये ऋणावेश इस प्लस की वजह से इधर चिपका हुआ था। अब जैसे ही छड़ हटाई, ये आपके पास चालक है तो ऋणावेश जो है इसके संपूर्ण पृष्ठ पर फैल जाएगा और अब ये वस्तु किस प्रकार की हो गई, ऋणावेशित हो गई। क्या छड़ को स्पर्श करवाया, नहीं करवाया, छड़ की वजह से इस पे ऋणावेश आया विपरीत प्रकृति का, छड़ को वापस ले गए, जितना धनावेश था उतना ही मौजूद था। यहां कोई जरूरी नहीं छड़ आप प्लस की ही लो, कोई प्लास्टिक की छड़ आप बिल्ली की समूर से रगड़ के ले जा सकते हो, कपड़े से रगड़ के ले जा सकते हो, वो माइनस की रहेगी तो इस पे प्लस का आ जाएगा, बस फर्क इतना ही है। तो इसमें क्या समझ में आया, आवेशित वस्तु के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं, अनावेशित वस्तु पर आवेश विपरीत प्रकृति का होगा। ये अब हम यहां पर नोट कर लेते हैं और फिर इसको समाप्त करते हैं। इस विधि में नोट करते जाइए, कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको आप नोट कर सकते हैं। इस विधि में आवेशित वस्तु के आवेश में कोई कमी नहीं होती है, कोई कमी नहीं होती है, जबकि चालन विधि में कमी होती है। नेक्स्ट में क्या समझ में आया, अनावेशित वस्तु पर आवेशित वस्तु के विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। वैसे परिभाषा में लिखा हुआ है ये विपरीत प्रकृति का आवेश आता है। ये हमारे पास में प्रेरण द्वारा आवेशन भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट में अब हमारे पास में ये है कि जिस आवेश की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि आवेश किसी पदार्थ का गुण है, लेकिन इस गुण को हम माप सकते हैं, उसकी वैल्यू बता सकते हैं कि कितनी उसकी वैल्यू है, और जिस गुण की वैल्यू हम बता सकते हैं तो वह गुण जो है वो भौतिक राशि कहलाता है। इसका मतलब आवेश एक भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, और जब फिजिकल क्वांटिटी है तो इसका मात्रक और विमा भी बनने वाली है। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं आवेश के मात्रक का, और फिर उसके बाद मिलेंगे आवेश के गुणधर्म। ये टॉपिक आज हम कंप्लीट करने वाले हैं इस रिवीजन के फर्स्ट पार्ट में। इस चैप्टर के हम 3 पार्ट करेंगे बच्चों, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में हमने लिया आवेश क्या है, आवेश के प्रकार, आवेशित होने के कारण, आवेशन की विधियां, आवेश के मात्रक और आवेश के गुणधर्म, ये कंप्लीट करेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे कूलाम का नियम, यानी उससे रिलेटेड कंप्लीट एक वीडियो, और उसके बाद मिलेंगे हम विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कंप्लीट पार्ट। इसका मतलब चैप्टर नंबर फर्स्ट को हम 3 पार्टों में कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं इसके आगे, जिसमें देखते हैं वैद्युत आवेश के मात्रक और विमा। विद्युत आवेश के मात्रक व विमा। यहां पर आवेश के एसआई मात्रक क्या है, व्यवहारिक मात्रक क्या होगा, सीजीएस मात्रक क्या होगा, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होगा, सब कुछ हम यहां पर नोट करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं हम इसका एसआई मात्रक। एसआई मात्रक जो है वो इसका होता है एम्पियर सेकंड, यानी ए और एस, जिसको दर्शाया जाता है कूलॉम से। कूलॉम भी इसको बोलते हैं और कूलॉम भी इसको बोल सकते हो। एसआई मात्रक हो गया ये, जो कि आपके यहां से प्राप्त होता था, आई बराबर होता है Q/T। नेक्स्ट अब हम यहां पर बढ़ते हैं आगे, और व्यवहारिक मात्रक हम इसके नोट कर लेते हैं। व्यवहारिक मात्रक, क्योंकि कूलॉम जो है वो काफी बड़ा मात्रक है, इसलिए इसके मिली, माइक्रो, नैनो, पिको ये मात्रक यूज किए जाते हैं।
तो 1 माइक्रो कुलाम हम जानते हैं माइक्रो में होता है 10 की पावर -6 कुलाम। 1 नैनो कुलाम तो 10 की पावर -9 कुलाम। 1 पीको कुलाम तो 10 की पावर -12 कुलाम। ये हमारे पास में हो जाता है पीको का 10 की पावर -12। नेक्स्ट में लेते हैं अब हम इसके सीजीएस मात्रक और इसकी विमा भी हम यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं। देखो एम्पियर सेकंड, तो एम्पियर का तो हो गया A1 और सेकंड का हो गया T1। तो इसकी विमा जो है ना वो मैं यहीं पर कंप्लीट कर देता हूं A1 और T1, ये इसकी विमा हो जाएगी। वैसे आप इसके आगे M0 L0 ये ऊपर लगा सकते हो घात में, बाकी विमा हो गई A1 और T1। सीजीएस मात्रक जो है उनको मैं यहां पर कंप्लीट कर देता हूं। सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक ये हमारे पास में 3 बन जाते हैं। एक हमारे पास में है स्टेट कूलॉम, दूसरा हमारे पास में है स्थिर वैद्युत इकाई, स्थिर वैद्युत इकाई जिसे ESU कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और नेक्स्ट हमारे पास में है फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन FR इसको दर्शाते हैं। सब आपस में बराबर होते हैं सीजीएस में, ये हमारे पास में है। यहां सीजीएस और कूलॉम में भी हम रिलेशन बना सकते हैं। तो हमारे पास में है कि 1 कूलॉम जो होता है वो 3 × 10 की पावर 9 ESU के बराबर होता है, यानी इतना ESU मिलके 1 कूलॉम के बराबर होता है। क्लियर है? एम्पियर सेकंड ये व्यवहारिक हो गए, ये सीजीएस हो गए। 1 कूलॉम जो है इतने ESU के क्या होता है, बराबर होता है। एक मात्रक आपकी तब काम में लिया जाता है जब आवेश गतिमान होता है, उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी स्थिर चुंबकीय मात्रक काम में लिया जाता है। वो भी हम यहां पर नोट कर लेते हैं। ये हमारे पास में आ गया 1 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जो कि 10 कूलॉम के बराबर होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट 10 कूलॉम के बराबर होता है। और 1 कूलॉम में कितना था, ये ESU इतना, तो 1 EMU और 1 ESU में आप रिलेशन भी बना सकते हो। या 1 कूलॉम की जगह मैं जब ये लिखूंगा 10 की पावर 9 पहले से 1 10 ये हो गया, तो 3 × 10 की पावर 10 ESU बन जाता है। या आपके EMU और ESU में रिलेशन आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। कोई समस्या हो तो बताइए। आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक है वो एक फ्रैंकलिन होता है, सबसे छोटा, आप यहां पर नोट कर लेना, सबसे छोटा आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन। और सबसे बड़ा होता है फैराडे, जिसको मैं यहां पर लिख देता हूं 1 फैराडे बराबर, ये अन्य मात्रक चल रहे हैं, 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलॉम। अगर दिख रही रहा हो नीचे तो आप मैं बोल रहा हूं उसके हिसाब से नोट कर लेना। 1 फैराडे बराबर 96,500 कूलॉम आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, ये है सबसे बड़ा मात्रक आवेश का। तो ये हमारे पास में आवेश के मात्रक कंप्लीट हो जाते हैं। नोट कर लीजिए आप फिलहाल इसको, यहां तक समझ में आया अथवा नहीं आप कमेंट्स में जरूर से बताइए। रिवीजन कीजिए और अपने मार्क्स कंप्लीट कीजिए। इसी टाइप से हम कंप्लीट करेंगे इस पूरी सीरीज को। टॉपिक से रिलेटेड जितना भी सारांश है वो सब का सब हम यहां पर डिस्कस करने वाले। ऐसे नहीं कि हम यहां पर लिखेंगे, डिस्कस कर करके यहां पर सभी को लिखेंगे और समझते हुए पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। नोट कीजिए मात्रक तक, फिर देखेंगे इसमें आवेश के गुणधर्म। नेक्स्ट अब हम यहां पर लेते हैं आवेश के गुणधर्म। आवेश खुद एक वस्तु का गुण है, लेकिन उसमें भी क्या क्या गुण पाए जाते हैं वो अब हम यहां पर देख लेते हैं। तो आप नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए आवेश के गुणधर्म। आवेश के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। पहला गुण तो यह है कि आवेश एक अदिश राशि है। दूसरा हमारे पास में यह था कि आवेशों के मध्य लगता है या तो आकर्षण बल या लगता है प्रतिकर्षण बल, जो कि आवेशों के प्रकार वाले पॉइंट में हमने समझा भी था। तो समान प्रकृति के आवेशों के बीच में लगता है प्रतिकर्षण बल और विपरीत प्रकृति के आवेशों में लगता है आकर्षण बल। यहां पर मैंने लिख दिया सजातीय आवेशों में, यानी एक जैसे आवेशों में, या समान प्रकृति भी लिख सकते हो आप। सजातीय आवेशों में, सजातीय आवेशों में परस्पर प्रतिकर्षण बल लगता है।
प्रतिकर्षण बल लगता है। सजातीय आवेशों में परस्पर प्रतिकर्षण बल लगता है और विजातीय आवेशों में यानी अलग अलग में विजातीय आवेशों में, चाहो तो आप इसको विपरीत प्रकृति के आवेश भी लिख सकते हो, विजातीय आवेशों में परस्पर आकर्षण बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। यानी या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों, ये एक प्लस का और एक माइनस का हो तब। नेक्स्ट में हमारे पास में ये है कि अगर हमारे पास आवेशों का एक पूरा निकाय है जिसमें खूब सारे आवेश हैं, जो हो सकता है कोई प्लस का हो कोई माइनस का हो, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, है तो दो ही प्रकार के प्लस और माइनस के, लेकिन सब अलग अलग प्रकृति के। तो इस पूरे निकाय का नेट आवेश कितना है? अब चूंकि आवेश तो एक अदिश राशि है, इसलिए आप यहां पर इनको बीजगणितीय योग के द्वारा जोड़ सकते हो, यानी इनको आप चिन्ह सहित जोड़ सकते हो। प्लस का है तो प्लस लगा दीजिए और माइनस है तो माइनस। इसको बोलते हैं आवेशों की योज्यता। यानी आवेशों की योज्यता के अनुसार क्या समझ में आ रहा है? किसी निकाय का नेट आवेश उसमें मौजूद सभी आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। तो यहां पर मैं इसको नोट कर देता हूं, किसी निकाय का नेट आवेश, किसी निकाय का नेट आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे आवेशों की योज्यता कहते हैं, यानी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसके अनुसार नेट आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डॉट डॉट प्लस Qn। जो आवेश प्लस का है वहां प्लस रख दीजिए और जो माइनस का वहां पर माइनस लगा दीजिए, तो आपको इस निकाय का नेट आवेश मिल जाता है। तो पूरे सिस्टम का नेट आवेश हमें कौन से तरीके से मिलेगा? आवेशों की योज्यता की थ्योरी से। तो यहां Q1 क्या है? Q1 किसी एक वस्तु पर आवेश है। आवेश खुद एक वस्तु नहीं है बल्कि वस्तु का गुण धर्म है, लेकिन हम इसको यूज ऐसे कर रहे हैं जैसे आवेश खुद ही एक वस्तु हो। ठीक है, तो Q1 किसी एक वस्तु पर आवेश, Q2 दूसरी वस्तु पर, Q3 तीसरी पर। तो किसी एक वस्तु पर आवेश जो है, जैसे मार कर लिया, तो इस एक वस्तु पर आवेश जो है वो किसकी वजह से आता है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। जब हमने बालों से इसको रगड़ा था तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे, इस पे पहुंचे थे। इसका मतलब बालों से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो बाल पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का धनावेश और इस मार्कर पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर का ऋणावेश, क्योंकि एक ही तो इलेक्ट्रॉन गया, फिर इसके बाद दूसरा जाएगा, फिर तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। तो किसी एक वस्तु पर नेट आवेश किसी वजह से मिलता है हमें? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से मिलेगा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो उस पर 10 इलेक्ट्रॉनों के बराबर आवेश का नेगेटिव मान, और जिस वस्तु से 10 इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर मात्रा का धन आवेश मिलेगा। इसका मतलब किसी एक वस्तु पर नेट आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और किसी भी वस्तु पर कम से कम जो आवेश होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जिसे हम आवेश का क्वांटम मान या मूल मान भी कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम यहां पर ज्ञात कर लेते हैं किसी एक वस्तु पर आवेश, और जिसकी वजह से हम इसको ज्ञात करते हैं, जिस थ्योरी से ज्ञात करते हैं, उसको बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो नेक्स्ट पांचवा हमारे पास में है आवेश का क्वांटमीकरण। इस पॉइंट से हमें यह समझ में आ रहा है किसी एक वस्तु पर जब आवेश आता है वो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी एक के बाद एक, लगातार नहीं, एक के बाद एक, और इस प्रकार से अगर टुकड़े हो रहे हैं
तो ऐसी राशि को हम क्वांटीकृत राशि कहते हैं, यानी डिस्क्रीट राशि हम उसको बोलते हैं। लगातार वहां पर आवेश नहीं बल्कि टुकड़ों में, एक फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ऐसे। इस वजह से हम कह सकते हैं कि आवेश क्या है, एक क्वांटीकृत राशि है। ये गुण हो गया आवेश में। आवेश एक क्वांटीकृत राशि है, कहने का मतलब आवेश का विनिमय लगातार नहीं बल्कि टुकड़ों में होता है। और किसी एक वस्तु पर, किसी एक वस्तु पर नेट आवेश कितना होगा, नेट आवेश एक इलेक्ट्रॉन के आवेश, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज या पूर्णांक गुणज भी इसको आप कह सकते हो, पूर्ण गुणज होता है। मतलब अगर 3 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉनों की वजह से आवेश होगा। कहने का मतलब किसी एक वस्तु पर जो आवेश है वो Q है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश उसको मैं गुणा कर देता हूं किससे, N से। अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो ऋणावेश। तो Q बराबर सूत्र हो गया प्लस माइनस NE, जहां N बराबर क्या है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में तो जीरो भी होता है। जीरो होने का मतलब है किसी भी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं होगा तो वस्तु पर तो नेट आवेश शून्य होगा। आवेशित होने के लिए कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तो होना ही चाहिए। और E बराबर हम जानते ही 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो पहला सूत्र हो गया ये और दूसरा सूत्र हो गया हमारे पास ये। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो देखो प्लस माइनस 1E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 के बराबर, 3 के बराबर, 4 के बराबर। ऐसे नहीं कि 2.5 के बराबर, 3.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 4.5 इलेक्ट्रॉन के बराबर। भिन्नों में या दशमलव में आवेश संभव नहीं होगा। नेक्स्ट यहां पर हम इसको लिख देते हैं, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर आवेश, तो यहां से समझ में आ रहा है प्लस माइनस 1E प्लस माइनस 2E प्लस माइनस 3E के रूप में होता है, के रूप में होता है। ऐसे नहीं कि प्लस माइनस 1/2E प्लस माइनस 4/5E, इस रूप में आवेश संभव नहीं होता है। हाँ, नाभिक के निर्माण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का निर्माण भी जो है वो अन्य कणों से होता है, जिनकी खोज हुई है, जिनको आगे हम अध्ययन करेंगे कॉलेज लेवल में। क्वार्क कण उनको बोलते हैं, 6 क्वार्क कण होते हैं, उन पर आवेश जरूर ऐसा संभव होता है, क्योंकि ऐसा आवेश लेकर वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं और उन पर आवेश 1/3 प्लस माइनस E और प्लस माइनस 2/3E के रूप में होता है। तो क्वार्क कणों पर यह आवेश संभव है, लेकिन यहां पर हमारे पास व्यवहार में ऐसा भिन्नों में आवेश संभव नहीं है। नेक्स्ट हमने ये बोला किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर तो होगा ही होगा। तो इस न्यूनतम आवेश को हम बोलते हैं मूल आवेश। तो नेक्स्ट हमारे पास में हो गया मूल आवेश या आवेश का क्वांटम मान। क्वांटम मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश इतना होगा जिसे कि हम उसका मूल आवेश या क्वांटम आवेश कहते हैं। यह है हमारे पास में आवेश का क्वांटमीकरण, जिसके अनुसार किसी एक वस्तु पर नेट आवेश 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी जितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होगा उतने ही इलेक्ट्रॉनों के बराबर का आवेश उस वस्तु पर प्राप्त होने वाला है। इसका मतलब ये Q1 जो है वो आपके इस सूत्र से मिलेगा, Q2 जो है वो इस सूत्र से मिलेगा, Q3 इससे मिलेगा। हो सकता है वो प्लस का हो सकता है वो माइनस का हो। फिर यहां से जो आवेश मिलेगा उन सभी आवेशों को जोड़कर हम निकाय का ज्ञात करेंगे। कहने का मतलब पहले प्रक्रिया होगी क्वांटमीकरण की और उसके बाद में प्रक्रिया होगी आवेशों की योज्यता की। ये हमारे पास 5 गुणधर्म जो है वो इसके कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट गुणधर्म नंबर 6, यहीं पर मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं, और वो हमारे पास में है आवेशों की निश्चरता। आवेशों की निश्चरता, इसके अनुसार यह है कि आवेश का मान चाहे वो स्थिर अवस्था में हो चाहे गतिमान अवस्था में हो,
उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी Q विराम अवस्था में और Q गतिमान अवस्था, दोनों में ही आवेश का मान क्या होता है? बराबर होता है। कहने का मतलब आवेश का मान वेग पर निर्भर नहीं होता है। वेग पर निर्भर नहीं होता है, इसे ही बोलते हैं आवेशों की निश्चरता, इनवेरियंस ऑफ चार्ज। इसके अनुसार हमें यह समझ में आ गया कि आवेश का मान उसकी चाल पर निर्भर नहीं करता है, चाहे धीरे चले चाहे तेज चले चाहे वो चले ही नहीं, हर पोजीशन में आवेश का मान क्या रहेगा? समान रहने वाला है, चेंज नहीं होने वाला है। फिलहाल आप इसको यहां तक कंप्लीट कर लीजिए। 6 गुणधर्म अपने कंप्लीट हो चुके हैं, 2 गुणधर्म अब हमारे पास इसके और बचते हैं, जिसका एक का हमने वर्णन थोड़ा पहले किया था। आवेश एक संरक्षित राशि है। चाहो तो आप यहां पर 7वां नंबर डाल के लिख सकते हो, आवेश एक संरक्षित राशि है। 7वां गुणधर्म भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अब गुण धर्म के हिसाब से कि आवेश संरक्षण नियम भी लगेगा, वो नियम क्या है उसको करते हैं इसके बाद में। फिलहाल कर लीजिए इसको नोट। गुणधर्म नंबर 7 अभी हमने देखा, आवेश एक संरक्षित राशि है, जिसको मैं पुनः यहां पर रिपीट कर लेता हूं। गुणधर्म नंबर 7, आवेश एक संरक्षित राशि है। और इसी के आधार पर जानेंगे हम आवेश संरक्षण का नियम। यहां पर हमारे पास में है आवेश संरक्षण का नियम। इसके अनुसार तो आवेश संरक्षण नियम के अनुसार हम थोड़ा सा यहां पर जान ले कि जैसे बालों से मार्कर को रगड़ा था तो प्रारंभ में बालों पर आवेश कितना? 0। मार्कर पर भी आवेश कितना? 0। रगड़ने के बाद मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन निकले बालों से और किस पे पहुंच गए? मार्कर पे। तो 5 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ किस पे? मार्कर पर। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने का मतलब क्या है? आवेश का स्थानांतरण ही तो हो रहा है, क्योंकि आवेश किससे मिलके बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन के आवेश से मिलके बना हुआ है। तो यहां पर बालों से कम हो रहा है आवेश और दूसरी वस्तु पे वृद्धि हो रही है। तो नष्ट तो हुआ ही नहीं ना, इधर से निकला इधर चला गया, है तो मौजूद वही, और कोई नया उस मार्कर पे आया नहीं, बस इधर वाला इधर ट्रांसफर हुआ है। इसका मतलब आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बस आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर क्या होता है? स्थानांतरण होता है। इसे ही बोलते हैं आवेश संरक्षण नियम। तो क्या इस प्रक्रिया से आपको यह समझ में आया कि पूरे निकाय के आवेश में कोई चेंज नहीं हुआ? प्रारंभ में मार्कर और बालों पर टोटल आवेश कितना? 0, क्योंकि घर्षण की प्रक्रिया ही नहीं हुई थी, नेट 0। अब घर्षण के बाद में बालों पर तो आवेश है 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का धन आवेश, मार्कर पर आवेश है 5 इलेक्ट्रॉनों के बराबर का ऋण आवेश। नेट आवेश आवेशों की योज्यता के हिसाब से टोटल कर देंगे, प्लस माइनस का बराबर है, तो टोटल करेंगे तो कितना? 0। यानी प्रक्रिया से पहले निकाय का नेट 0, प्रक्रिया के बाद में निकाय का नेट चार्ज 0। यही होता है आवेश संरक्षण नियम, जिसके अनुसार क्या है कि किसी विलगित निकाय का नेट आवेश सदैव नियत रहता है या निश्चित रहता है। विलगित निकाय का मतलब है कि उस निकाय पर बाह्य प्रक्रिया के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर आपने इस मार्कर को इतनी साइज को रगड़ा है तो इतने का ही चार्ज काम में लिया जाएगा, ऐसे नहीं कि इसकी साइज कम कर दी जाएगी। इसमें फिर कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लिख देते हैं अब हम यहां पर, इसके अनुसार किसी विलगित या वियुक्त भी लिख सकते हो आप, विलगित या वियुक्त निकाय का कुल आवेश या नेट आवेश सदैव नियत रहता है। इसका मतलब टोटल जो आवेश ज्ञात करेंगे वो एक निश्चित मान के क्या होगा? बराबर होगा। इसे बोलते हैं आवेश संरक्षण नियम।
उदाहरण में हमने समझ ही लिया, चालन की विधि में भी हमने जाना था, यहाँ घर्षण की विधि में भी हमने जान लिया कि हाँ वास्तव में आवेश संरक्षित रहता है। या आप चाहो तो इस लैंग्वेज को ऐसे भी लिख सकते हो, अथवा इसके अनुसार आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता है, और न ही, अलग अलग से लिखना, और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश का सिर्फ क्या होता है, स्थानांतरण होता है। आवेश का केवल स्थानांतरण होता है। जो अभी हमने जाना, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण बालों से किस पे हो रहा था, मार्कर पर। यह भी आप इसमें लिख सकते हो। क्लियर है। अब इसका एक गुणधर्म और हमारे पास बच जाता है, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करेंगे। इसके अनुसार यह है कि किसी स्थिर आवेश के चारों ओर, स्थिर आवेश के यानी कोई आवेश स्थिर अवस्था में है, रुका हुआ है, तो उसके चारों ओर, स्थिर आवेश के चारों ओर केवल स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र यानी कोई आवेश स्थिर अवस्था में है तो आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है। तो वो कब होते हैं, जब आवेश स्थिर होगा तब तो होगा विद्युत क्षेत्र। अगर नियत वेग से गतिमान है तो विद्युत क्षेत्र भी रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा। अगर वो त्वरित गति करते हैं, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो विद्युत क्षेत्र भी, चुंबकीय क्षेत्र भी, और साथ में कुछ एनर्जी भी उत्पन्न होती है, और उस एनर्जी को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। यहां पर लिख देते हैं, स्थिर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये हमारे पास में हो गया। स्थिर आवेश के चारों ओर केवल स्थिर वैद्युत क्षेत्र या सिर्फ विद्युत क्षेत्र भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट में नियत वेग से, यहां पर यह शब्द लिखना जरूरी है, नियत वेग से गतिमान आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये कंप्लीट कर लेना आप। यहां पर विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है अगर वो नियत वेग से चल रहा है, तो यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, एक स्पीड से वो चल रहा है तब। यदि आवेश त्वरित गति करता है, यानी उसमें त्वरण उत्पन्न हुआ है, और त्वरण उत्पन्न होने का मतलब वेग बदल रहा है। यदि आवेश त्वरित गति करता है तब उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र प्लस में चुंबकीय क्षेत्र और प्लस में क्या उत्पन्न होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं, जो हमारे पास में है गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश तरंगे, अवृक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। और एक हमारे पास में होती है ब्रह्मांड तरंगे। अपने यहां पर 7 ही है, यानी इस विद्युत चुंबकीय तरंग का एक टॉपिक हमारे पास लेंगे हम चैप्टर नंबर 8 में। पाठ का नाम ही हमारे पास में विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि अकेला आपके 2 नंबर का पाठ है। ठीक है, ये हमारे पास में आवेश से संबंधित गुण कंप्लीट हो जाते हैं। एक डायग्राम के द्वारा अगर हम इसको समझें कि हमारे पास मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर ये V बराबर कितना है 0, तो इसका मतलब गति नहीं कर रहा, तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र होगा। ये आवेश है, गति कर रहा है, तो V वेक्टर बराबर क्या है, नियतांक के बराबर, यानी इसकी वैल्यू फिक्स है, तो इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र भी रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा। यदि आवेश है, गति कर रहा है, लेकिन किसी निश्चित मान के बराबर नहीं है, यानी इसका मान बदल रहा है, तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये तीनों जनरेट हो जाएंगे। ये हमारे पास में आवेश का जो टॉपिक था
उससे रिलेटेड सारांश कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हावेस से ही रिलेटेड हमारे पास टॉपिक है कूलाम का नियम, और उससे भी काफी टॉपिक हमारे बनने वाले हैं, उससे भी काफी निष्कर्ष निकलेंगे, इसलिए उसका एक अलग से पार्ट हम यहां पर बनाएंगे। फिलहाल यहां तक का टॉपिक आज हम कंप्लीट कर रहे हैं। समझ में आया अथवा नहीं आप कमेंट्स में जरूर से बताइए। अगर छोटे क्वेश्चन, परिभाषा, ऑब्जेक्टिव टाइप के, फिल इन द ब्लैंक्स के अगर क्वेश्चन आपके बनते हैं तो इन्हीं में से बनेंगे, इनसे बाहर कहीं से भी नहीं बनने वाला है। अगर ये मैटर आपका कंप्लीट है तो ये मान के चलिए आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। फिलहाल आप इसको यहां पर नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में देखेंगे अब हम इस रिवीजन की सीरीज में चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, ये हमारे पास में एक तरीके से इस चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो टॉपिक है वो आपके यहीं पर ही काम नहीं आएंगे, बल्कि नेक्स्ट आप यहां पर जब नेट के एग्जाम, इंजीनियरिंग के लिए एग्जाम, बीएससी नर्सिंग के लिए जब एग्जाम देंगे तो आपको ये पूरा सारांश ही पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन हम आपके सिर्फ सारांश यानी बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित ही होंगे, जो सब कुछ हमें यहां पर मिल जाएगा। नोट कीजिए आप यहां पर आवेश के गुण धर्म तक का टॉपिक नेक्स्ट में देखेंगे, कूलाम के नियम पर आधारित रिवीजन। तब तक के लिए धन्यवाद।